हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास की शुरुआत करेंगे और क्लास शुरू करने से पहले आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उस बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर हम लोग जरा गौर फरमाएंगे। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों को पढ़कर अंग्रेजी का एक बेस मजबूत करना है, सो दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली एंड वी कैन राइट इंग्लिश करेक्टली। तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट डे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी सीखने के लिए, बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो वी आर बॉर्न इन इंडिया, वी आर इंडियंस, हम लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं। तो भारत में एक अच्छी अंग्रेजी लिखने एवं एक अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले हमारी पकड़, हमारा ग्रिप ग्रामेटिकल टॉपिक्स पर होना चाहिए। ग्रामेटिकल टॉपिक्स, ग्रामेटिकल टॉपिक्स मतलब हम लोग ग्रामेटिकल टॉपिक्स की भी पढ़ाई करेंगे और मैं आपको ग्रामर के टॉपिक्स में ग्रास रूट से ले चलूंगा, बिल्कुल बेस से ले चलूंगा, बेस से लेकर क्लाइमेक्स तक ले चलूंगा। जैसे कि शुरुआत हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर से करेंगे, हम लोग ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी की भी पढ़ाई करेंगे, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद धीरे धीरे करके है ना हम लोग आगे ग्रामेटिकल टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। और ग्रामेटिकल टॉपिक्स को पढ़ने का तरीका है, डियर स्टूडेंट्स, अभी जो जमाना चल रहा है, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, इट इज द फास्ट मूविंग एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह विज्ञान और तकनीकी का तेज गति से भागता हुआ युग है और इसमें ग्रामर के किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं या कहीं भी कोई इंटरव्यू फेस करते हैं तो उसमें डेफिनेशन का अब जमाना नहीं रह गया, परिभाषाएं आपसे नहीं पूछी जाती है। आपको ग्रामेटिकल आइटम्स, ग्रामेटिकल टॉपिक्स सॉल्व करने को दिए जाते हैं जो कि ग्रामेटिकल फंक्शन पर आधारित होते हैं। तो एक चीज ध्यान रहे कि क्लासरूम में जो भी ग्रामर के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे उस पर हमारा है ना भरपूर एक्सरसाइज होगा। मतलब ग्रामर के टॉपिक्स का एक्सरसाइज करेंगे। लाइक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, हम लोग नाउन एंड इट्स काइंड्स पढ़ेंगे, नाउन नंबर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वर्ब एंड काइंड्स पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे या कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशंस केवल समझने की चीज होती है, डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं है। उस पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, उस पर आधारित, उसके फंक्शन पर आधारित जो एक्सरसाइज होते हैं, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आप टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो एक अच्छी अंग्रेजी आप लिख सकते हैं और एक अच्छी अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आप वहां पर कॉमन एरर्स के भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बना सकते हैं। तो इसलिए ग्रामर पढ़ने का तरीका है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ें उस टॉपिक को है ना, उस टॉपिक का भरपूर एक्सरसाइज करें। डेफिनेशंस आपको बताए जाएंगे, हम क्लासरूम में उसको डिक्टेट भी करेंगे, हम आपको लिखाएंगे, लेकिन उसको केवल समझने की जरूरत होगी और उस पर जितना ज्यादा एक्सरसाइज होगा उससे जितने क्वेश्चंस बन पाएंगे उस क्वेश्चंस को हम लोग क्लासरूम में भी सॉल्व करेंगे। और क्लासरूम के बाद आप अपने घर पर भी, आप जहां कहीं भी हैं वहां पर भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि आपकी रिटन इंग्लिश जो है, आपकी जो लिखने की अंग्रेजी है वो मजबूत हो पाए। दूसरी बात कि ग्रामर को पढ़ने के बाद हमको, अगर हम अंग्रेजी, एक अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो हमारी पकड़, हमारा ग्रिप स्ट्रक्चर्स पर भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ एक मजबूरी है कि हम लोग इंडियंस हैं और एक मजबूरी, सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि बचपन में ही हमें हिंदी सिखा दिया गया है। नहीं,
तो अब आप जब मेरे पास पढ़ने के लिए आते हो तो हम आपको क्या सिखा सकते हैं, कुछ हिंदी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में क्या होगा हम आपको यही बता सकते हैं। और ये ट्रांसलेशन हम स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही सीखते हैं। लाइक हम आप जब जन्म लिए तो हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ा दिया कि ये जो फल है इसको सेब कहा जाता है। तो आप जब मेरे पास पहुंचे तो मैंने आपको केवल इतना ही सिखाया कि बाबू इस सेब को ट्रांसलेट करके हम लोग अंग्रेजी में एप्पल बोलते हैं। गाय सिखा दिया गया तो हमने ट्रांसलेट करके बताया कि इसको अंग्रेजी में काऊ कहा जाता है। लेकिन जो यूरोपियन कंटिनेंट है, जो उसके कंट्रीज हैं, वहां पर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बचपन से अंग्रेजी माहौल दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी का माहौल दिया जाता है कि दिस रेड कलर्ड fruit is known as an apple. This four-footed animal is known as a cow. तो उसके लिए ट्रांसलेशन सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ट्रांसलेशन सीखने की जरूरत है। तो ट्रांसलेशन को भी हम लोग एकदम ग्रास रूट, जीरो लेवल नहीं, हम आपको जीरो लेवल से भी पीछे से ले चलेंगे, मतलब हम माइनस लेवल से शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स आएंगे, एक होगा बेसिक और दूसरा होगा एडवांस्ड। बेसिक एंड एडवांस्ड। बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग पहले देखेंगे, इसके बाद हम लोग जब एक बार हमारा बेसमेंट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर्स बनाने में हमें काफी सहूलियत होगी। ग्रामेटिकल टॉपिक्स के बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स की पढ़ाई करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी बात कि हम भरपूर ध्यान देंगे वोकेबलरी पर। आई मीन टू से यू शुड हैव अ गुड डिक्शनरी इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए, एक शब्दकोश होना चाहिए। वोकेबलरी शब्दावली, वर्डोलॉजी मतलब शब्द का संसार। अब देखिए कि अगर हमारी जानकारी ग्रामर में नहीं भी होती है, तो स्ट्रक्चर्स में हम कमजोर भी हैं, लेकिन अगर हमारा वोकैब पावर नहीं, हमारा जो वर्ड पावर है अगर वो मजबूत होता है तो हम टूटी फूटी अंग्रेजी जरूर बोल सकते हैं। तो इसलिए वोकैबुलरी के कई सेक्शंस हैं। वर्डोलॉजी में कई चीजों को हम लोग शामिल करेंगे, लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे, फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, नहीं सम फॉरेन वर्ड्स आएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, है ना, जिस मतलब उन वोकैबुलरी के जरिए हम लोग अपना वर्ड पावर ठीक करेंगे और उससे क्या होगा कि हमारी अंग्रेजी मजबूत होगी। और जितना ज्यादा हम लोग वोकैबुलरी याद करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, है ना, दैट विल हेल्प अस स्पीकिंग स्पॉन्टेनियस इंग्लिश। एक अच्छी अंग्रेजी बोलने में वो हमारी मदद करेगा। तो इसलिए वोकैबुलरी के लिए यू हैव टू टेक रिजोल्यूशन टुडे। आपको आज एक रेजोल्यूशन लेना है कि आज से हम लोग वोकैबुलरी सिलसिलेवार ढंग से नहीं, हम लोग वोकैबुलरी रोज याद करें और उसका उपयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में करें, अपने दैनिक जीवन में करें। हिंदी कन्वर्सेशन में भी कुछ अंग्रेजी वर्ड्स को मिला करके बोला जा सकता है ताकि हमारा प्रैक्टिस बना हुआ रहे। तो इसलिए हम लोग वोकैबुलरी पर भी काम करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद नंबर 4 में हम प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग पर भी इंफेसिस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग, उच्चारण की ट्रेनिंग। एंड ये जो है बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली ना, वो क्या करते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन जनरली वीक होता है, वीक प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब कमजोर प्रोनाउंसिएशन होता है। बहुत लंबा सेंटेंस बोल तो पाते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कमजोर होने के कारण, उच्चारण अच्छा नहीं कर पाने के कारण, मतलब दे आर अनेबल टू लीव इंप्रेशन ऑन हियरर्स। श्रोताओं पर वे नहीं एक इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते हैं। मतलब उच्चारण जो है हमारा, प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा, वो अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। लाइक बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन हम बचपन से, है ना, गलत करते हुए आ रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जैसे हम लिखते हैं यूएसई, तो बचपन से मास्टर साहब ने सिखा दिया हमको यूज, बट इट शुड बी यूज। तो हमारी जुबान से यूज निकलना चाहिए, ये एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है इसका। हम इसको बोलते हैं विथ,
नहीं, जनरली क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स प्रोनाउंस क्या करते हैं, विथ, बट इट इज विद। नहीं, हम इसको बोलते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीपुल, नो, दिस इज पीपल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप उपयोग तो करते हैं बट यू डोंट प्रोनाउंस देम एक्यूरेटली। एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं हो पाता है। तो हम एक प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग का भी हम लोग क्लास बीच बीच में रखेंगे, तो ताकि है ना वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, और जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन आपका होगा उतना अच्छा इंप्रेशन आपके हेयरर्स पर पड़ेगा, आपके श्रोताओं पर पड़ेगा। आपके श्रोता आपकी बातों को सुनकर काफी खुश होंगे, इंप्रेस्ड होंगे, और कम सेंटेंसेस में ही ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन आप अपने हेयरर्स पर दे पाइएगा। तो ये ग्रामेटिकल टॉपिक्स, स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग, ये हम लोगों का मेन मुद्दा होगा। यही हमारे मतलब यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिलेबस, यही हमारा सिलेबस है, और इसी सिलेबस के अनुसार हमको चलना है। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ बातों को आपको अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि नो हेजिटेशन। It is the main constant for the students of Bihar. No, they know, they have knowledge, they have a lot of knowledge about English. They know many more structures. No, and they have knowledge about grammatical topics also, but they are unable to speak. What is the reason behind this? They hesitate to speak anything. वो बोलने के क्रम में hesitate होते हैं, हिचकिचाते हैं, मतलब they are scared, वो डरे हुए होते हैं। तो इस डर को, नो हेजिटेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू टर्मिनेट योर हेजिटेशन, मतलब आपका अपना हेजिटेशन जो है ना, हमेशा निकाल देना, उसको रिमूव करना, उसको हटाना है। ऑलवेज कंसीडर व्हाट आई एम स्पीकिंग इज राइट। हमेशा ये मानना है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। हियरर्स आर फुलिश, आई एम ओनली द स्कॉलर। श्रोताओं की जो मंडली है वो मूर्ख की मंडली बैठी हुई है, केवल मैं ही विद्वान हूं, मुझे ही अंग्रेजी आती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो उस दिन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, कम से कम बोलने की अंग्रेजी तो जरूर ही आसान हो जाएगा। और आपको हम बता दें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश को अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें रिटन इंग्लिश ज्यादा भारी होता है स्पोकन इंग्लिश के बनिस्पत। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में व्हाट हैपेंस, अगर आप 50% करेक्ट बोलते हो और 50% इनकरेक्ट बोलते हो तो इसको भी 100% करेक्ट माना जाता है। केवल कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं, आप ब्लंडर्स ना करें, लेकिन मिस्टेक्स कर सकते हैं, ब्लंडर्स नहीं करना है, बड़ी गलती नहीं करनी है। लेकिन रिटन इंग्लिश में व्हाट हैपेंस इन रिटन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश में क्या होता है कि आपको 100% करेक्ट लिखना होता है। अगर आप 99% भी लिखते हो करेक्ट तो उसको गलत माना जाता है। तो स्पोकन इंग्लिश हमारे समझ से कोई विषय वस्तु नहीं है, नहीं। इफ यू गो टू साउथ इंडिया, इफ यू गो टू महाराष्ट्र, देयर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स स्पीक इंग्लिश। ऑटो रिक्शा जो चलाता है वो भी अंग्रेजी बोलता है, बट दे आर अनेबल टू राइट देयर नेम्स। अपना नाम भी वो नहीं लिख पाते अंग्रेजी में, बट दे स्पीक इंग्लिश, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट होता है। तो नो हेजिटेशन को याद रखना है कि देयर शुड बी नो हेजिटेशन। यू शुड नॉट हेजिटेट व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समबडी इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप एकदम हेजिटेशन को भूल जाइए, है ना। आप गलतियां जरूर कर रहे हो, लेकिन कोई एक अच्छा जो स्पीकर होगा आपको कभी भी नहीं रोकेगा कि आप गलत बोल रहे हो। वो आपकी बात को, इफ इज गेटिंग यू वेल, इट मीन्स यू आर स्पीकिंग वेल। अगर वो सुनने वाला जो आदमी है, अगर वो आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा है तो समझिए कि आप एक अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो। तो इसके लिए याद रखना है कि हेजिटेशन को दूर भगाना है, चाहे जिस तरीके से हो। और हेजिटेशन दूर भगाने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूं कि सीनियर और जूनियर दोनों की कंपनी आपकी होनी चाहिए। सीनियर की कंपनी में आप क्या करते हो, आप ट्राई टू लर्न इन द कंपनी ऑफ योर सीनियर्स। अपने सीनियर्स की कंपनी में सीखने की कोशिश करो, और उसी को क्या करो, जब जूनियर की कंपनी में बैठो तो उसको डिस्चार्ज करो। नहीं, मतलब खाने का काम हम लोग सीनियर की कंपनी में करेंगे और वॉमिट करने का काम
जूनियर की कंपनी में करेंगे, और जूनियर की कंपनी में आदमी को डर नहीं होता। मैं आपको बुलाऊं यहाँ पर अपने पोडियम पर, तो मेरे पोडियम पर आप एक लाइन नहीं बोल पाइएगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अपने जो छोटे भाई बहन होते होंगे जिनको अंग्रेजी नहीं आती होगी, उसके सामने 2-4 लाइन इंग्लिश आप जरूर कुछ ना कुछ बोल देते होइएगा। क्या कारण है? क्योंकि आपको उस छोटे बच्चे से हेजिटेशन नहीं हो रहा है, आपको डर नहीं हो रहा है। तो वही बात अगर हम सभी जगहों पर अपने सोसाइटी में लागू करें तो अपने आप धीरे धीरे एक समय आएगा, हेजिटेशन हट जाएगा। इसलिए सीनियर और जूनियर दोनों की कंपनी को देखना है, सीनियर की कंपनी में सीखना है और जूनियर की कंपनी में उसको डिस्चार्ज कर देना है। जो भी आप जानते हैं उसको उसके सामने परोस कर रख दो, तभी जाकर के आप अपने हेजिटेशन को रिमूव कर सकते। देन क्रिएशन ऑफ इंग्लिश इन्वायरमेंट, अंग्रेजी इन्वायरमेंट का निर्माण होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ एनवायरमेंट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, 12-12 महीने तक हमारे यहाँ पढ़े नहीं, उनको हमने पूरा ग्रामर सिखा दिया, हमने पूरा ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर पर कमांड करा दिया, बहुत 13 वर्ड्स याद करवा दिए, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं बोल पाए। और वही स्टूडेंट जो दिल्ली गया 6 महीने के लिए कनॉट पैलेस में नौकरी किया, जब उधर से वापस आया तो अंग्रेजी बोलता आया। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है इसका? इंग्लिश एनवायरमेंट। इंग्लिश एनवायरमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर यू। आपके लिए ये भी जरूरी है कि एक अंग्रेजी एनवायरमेंट हमारा होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हम लोग गांव में जाकर के पूरे गांव वाले को है ना अंग्रेजी बोलना तो नहीं सिखाएंगे, या उनके साथ एनवायरमेंट तो नहीं बनेगा, लेकिन अपना फ्रेंड सर्किल में तो बनेगा। तो अपने फ्रेंड सर्किल में ही तो, जो आप क्लासरूम में अगर 1 घंटा पढ़ते हो तो आप उसको 2-3 घंटा अपने फ्रेंड सर्किल में एक एनवायरमेंट क्रिएट करो। आपने जो सीखा आप बताओ, आपके फ्रेंड ने जो सीखा वो आपको बताएगा। इस तरह से कुछ एक्सचेंज होगा, नहीं कुछ लेन देन की प्रक्रिया होगी, और उसी लेन देन की प्रक्रिया में आप भी अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख जाओगे और आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो भी आसानी से अंग्रेजी बोलने लगेंगे। इसलिए क्रिएशन ऑफ इंग्लिश एनवायरमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। और देन रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर का रीडिंग होना चाहिए। नहीं, न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं भी समझ में आए और रोज अगर आप नहीं ले पाते हो तो सप्ताह में 1 या 2 दिन न्यूज़पेपर लो, है ना, जिसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे जो स्टूडेंट ले सके। जो भी सीनियर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 10+2 पास कर लिया होगा उनके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रिस्क्राइब करूंगा, और जो 10+2 से नीचे क्लासेस वाले हैं वो कम से कम द टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर लीजिए। और जो सेक्शन आपको ज्यादा समझ में आता हो आप उसी सेक्शन को पढ़िए ना 2-4-6 महीने तक। जैसे स्पोर्ट्स वाला जो होता है पेज, हमको लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें समझते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का ज्ञान ऐसे भी आपके पास कुछ इधर उधर से भी होता है, वो ज्यादा समझ में आएगा। तो स्पोर्ट्स वाला ही पेज निकाल करके 2-3 महीने तक 4 महीने तक उसी को पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब आपको हैबिट बन जाएगा तो फिर आपको वर्ड का मीनिंग खोजने की जरूरत नहीं होगी। शुरुआत में कभी बैठिए तो एक डिक्शनरी ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, कभी आधा घंटा बैठ गया और तब उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी कोई ऐसा टफ वर्ड मिला तो एक बार डिक्शनरी कंसल्ट कर लिया, और उसी समय अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट कर लोगे ना तो वो वर्ड का मीनिंग याद नहीं करना होगा, वो आपके बिल्कुल आपके सब कॉन्शियस रीजन में, अंतर चेतना वाले भाग में बैठ जाएगा और वो आपको याद हो जाएगा। दावा है, ये सब एक्सपेरिमेंटेड चीज है, केवल थ्योरेटिकल बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल। तो इसलिए रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर भी जरूरी है। तो आपको करना क्या है कि यू शुड नॉट हेजिटेट, हेजिटेशन नहीं करना है। यू हैव टू क्रिएट इंग्लिश एनवायरमेंट, आपको इंग्लिश एनवायरमेंट क्रिएट करना है, एंड यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को नहीं जरूर आप देखिए। एंड एक और, वॉचिंग ऑफ इंग्लिश चैनल्स, टेलीविजन्स में इंग्लिश चैनल्स भी देते रहते हैं, इंग्लिश चैनल्स को देखिए। और जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो ये इतना ये
हायर टेक्नोलॉजी नहीं थी इस दुनिया में, हम लोगों ने मैनुअली पढ़ा। आपके पास तो आज एंड्रॉयड फोन है, इंटरनेट है, गूगल है, नहीं यूट्यूब है, बहुत सारी बातें हैं आपके पास, बहुत सारे आज आपके पास इक्विपमेंट्स हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे मटेरियल्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए, एड्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए, नहीं तो आप उसके माध्यम से भी न्यूज चैनल पर पहुंचिए और वहां न्यूज चैनल पर पहुंचकर एंड ऑलवेज पे योर स्पेशल अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। एक एक शब्द के प्रोनाउंसिएशन पर अपना स्पेशल फोकस करिए कि जो चैनल पर बोल रहा है या बोल रही है उसका किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वो क्या कर रही है, तो प्रोनाउंसिएशन सुधार में भी, प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग में भी काम देगा, है ना। तो इस तरह से ये कुछ 4 चीजें ऐसी है जो आपको करना है, या तो करना है नहीं तो नहीं करना है। नहीं क्या करना है तो हेजिटेशन नहीं करना है, करना क्या है तो अंग्रेजी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, करना क्या है तो न्यूज़पेपर को पढ़ना है, करना क्या है तो इंग्लिश चैनल्स को देखना है। इतना काम तो आसानी से हो सकता है, ये मजा भी दे। नहीं, कुछ बातें आप जब सीखते हैं, पढ़ते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए, अपने ही वर्ड्स में रिकॉर्ड करिए और उस रिकॉर्डिंग को बीच बीच में आप सुनते रहिए, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपका रिवीजन, आपको रिव्यू कराता रहेगा, आपका रिवीजन उससे होता रहेगा। इस तरह से अगर R&D किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, तो विद इन अ फ्यू डेज, बहुत कम दिनों में यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने के लायक हो जाओगे। यू विल राइट इंग्लिश करेक्टली एंड यू विल रीड इंग्लिश करेक्टली। आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी लिख पाओगे, अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाओगे, बोल पाओगे, ये सारी बातें हो जाएगी। और इसी कोर्स का हमने इनाम दिया कि ये जो हमारा कोर्स होगा, ये कोर्स स्पोकन के साथ साथ स्पोकन प्लस फाउंडेशन। स्पोकन प्लस फाउंडेशन का मतलब जो स्टूडेंट नहीं हायर लेवल का है, यह क्लास उसके लिए भी होगा, और जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी बेस लेवल का है, नहीं जिसको ग्रास रूट से उठाने की जरूरत है, यह बैच उसके लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो these are the basic requirements and these are the things no we have to study। हमको इसको पढ़ना है, इसी का अध्ययन करना है, और तब अगर हम लोग इतना फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल सी चेंजेस आफ्टर 1 मंथ, ओनली 1 मंथ, केवल 1 महीने में ना अपने आप में आप चेंज देखेंगे। यू विल सी चेंज इन योर सेल्फ, अपने आप में आपको काफी चेंजेस दिखाई देंगे कि 1 महीना पहले मुझे कुछ नहीं आता था और आज 1 महीना के बाद केवल नहीं YouTube चैनल के जरिए बहुत सारी चीजों को मैंने सीख लिया है। और जब आप कुछ सीख लेंगे ना तो यू विल बी डिजायरस, आप डिजायरस हो जाओगे, तब और आपकी इच्छा जगेगी, मृत तृष्णा जगेगी, और जब तक मृत तृष्णा नहीं जगेगी तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। तो उस मृत तृष्णा को जगाने के लिए शुरुआत हम लोगों को इसी तरीके से करना होगा, और अगर हम लोग इस तरीके से शुरुआत करते हैं, डेफिनेटली यू विल लर्न इंग्लिश वेरी इजीली इन अ शॉर्टकट मेथड। एकदम छोटे छोटे मेथड्स के जरिए, है ना, बड़ी आसानी से आप अंग्रेजी को सीख सकेंगे, अंग्रेजी को लिख सकेंगे, अंग्रेजी को पढ़ सकेंगे, अंग्रेजी को बोल सकेंगे। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसको ध्यान रखना है। और बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट डे टुडे एंड इट्स दीज इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड इन कमिंग डेज। आने वाले दिनों में ये सब जरूरी है, ये सारे निर्देश, इन्हीं निर्देशों का पालन करेंगे। और तब हम लोग, आज जो है यह केवल इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ है, और कल से हम लोग जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, हम लोग पढ़ाई की शुरुआत कल से करेंगे, टॉपिक की शुरुआत कल से करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को ये चैनल, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश लाइसियम, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।